तो साथियों, आप जैसा कि देख रहे हो कि क्लास 12th का चैप्टर्स है। ठीक है, क्लास 12th में हम देखने जा रहे हैं क्या अध्याय 3 है, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा चैप्टर्स को हम आज पढ़ेंगे। इंट्रोड्यूस कराया था हमने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में। आज हम पूरा कंप्लीटली डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा न्यू सेशन है या न्यू चैप्टर से स्टार्ट होने जा रहा है। न्यू चैप्टर से स्टार्ट होने के साथ साथ आपको क्या करना है, प्रीवियस चैप्टर्स जितने हैं उनको पढ़ लीजिए। तो हमने आपको बताया जैसे चैप्टर्स स्टार्ट होते हैं तो उन चैप्टर्स में है क्या, जैसे हमारा विद्युत है। विद्युत हमने फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में क्लियरिटी अच्छी की थी। अब हम यहाँ पे धारा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में विद्युत धारा यानी कि विद्युत को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और करंट के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और करंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल से पूरा अध्ययन करेंगे इसका क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम समय गंवाए बिना इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जुड़िए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा सेशन है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले हम इसका इंट्रोड्यूस करा दें। विद्युत क्या है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। फिर करंट क्या है, करंट को हम करंट से ही स्टार्ट करते हैं, धारा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धारा। इस चैप्टर में करंट इंपॉर्टेंट है, करंट से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, करंट क्या है। ठीक है, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लर्न करना है। और वो फॉर्मूला क्या है, करंट को हम किससे शो करते हैं, आई से। आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपान टी। यही एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हमारा करंट क्लियर होता है। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी। और यहाँ पर स्टूडेंट्स, बच्चों, साथियों, क्यू क्या है, आवेश है, और टी क्या है, समय है। क्यू आवेश और टी समय है। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या होता है, आवेश क्या है, मान लो कोई परिपथ है, ठीक है, या कोई चालक है, तो यहां से परिभाषा क्या बनेगी, किसी चालक में, ठीक है, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को करंट कहते हैं, धारा कहते हैं। यहां से लिख नोट कर सकते हो, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, यहां से दिख रहा है ना, डेफिनेशन हमें रटी नहीं है, हमें याद नहीं है, हम इस फॉर्मूले के बेस पे ये डेफिनेशंस आपको बता रहे हैं। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, राशि में भी यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक या इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है।
तो यहाँ से देख सकते हो किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं और यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर को हम कहीं कहीं ए से प्रदर्शित करते हैं, ये रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा धारा, कंप्लीटली धारा हुआ। धारा क्या है, एक बार फिर से देखो। धारा क्या है, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है, या किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और यह एक अदिश राशि है। ठीक है, धारा के बाद देखो यहीं से जो डेफिनेशंस बनती है उनको देखिए कि एक एम्पियर की डेफिनेशन एग्जामिनर पूछता है। एक एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है, क्वेश्चन आएगा, एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो एक एम्पियर को परिभाषित करने के लिए कुछ करना है नहीं, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, इसी फॉर्मूले में देखिए, यदि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड मान लिया जाए, ठीक है, और q इज इक्वल टू 1 कूलाम, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 बराबर 1 एम्पियर। अब देखो यहां से आपकी डेफिनेशन कैसे बनी, यहीं से डेफिनेशन, एक एम्पियर की परिभाषा हो गई। कैसे एक एम्पियर की परिभाषा देंगे, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, तो उस चालक में प्रवाहित धारा जो होती है 1 एम्पियर के बराबर होती है। क्या लिखोगे, हम बता दे रहे हैं, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, तो प्रवाहित किया जाए तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। 1 एम्पियर होती है। देखो ये सब कुछ हमने लर्न नहीं किया है, ना आपको लर्न करना है ना रट्टा मारना है। ठीक है, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर है। यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। तो ये हुआ धारा और 1 एम्पियर की परिभाषा। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम देखते हैं, और वो पार्ट क्या होने वाला है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। चलिए देखते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, वाहक मीन्स ले जाने वाला। ठीक है, देखो एक होता है विद्युत वाहक बल, एक होता है विभवांतर। दो प्रकार के हम, अच्छा यहीं पर हम दोनों पढ़ लेते हैं, विद्युत वाहक बल और विभवांतर हम दोनों पढ़ लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, तुलनात्मक रूप से, है ना। और विभवांतर, इसको V से प्रदर्शित करते हैं, इसको E से प्रदर्शित करते हैं। एक बल है, एक दोनों का जो फॉर्मूला होता है, विद्युत वाहक बल को भी E से प्रदर्शित करते हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q।
विभवांतर V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। देखो दोनों को हम W/Q बता रहे हैं, विद्युत वाहक बल को भी W/Q, विभवांतर को भी W/Q। क्या रीजन हो सकता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। विद्युत वाहक बल क्या है और विभवांतर क्या है, ठीक है। विभवांतर आपने नॉर्मली पढ़ा था, क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है। और विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसी बंद परिपथ में, परिपथ अब क्या होना चाहिए, बंद परिपथ में, यहां पर कह सकते हो किसी बंद परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में कुछ ऊर्जा व्यय होती है, इसे ही विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते। रट्टा नहीं मारना है इसको भी। देखो यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और दूसरा क्या है, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित करने में, किसी बंद परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में, यहाँ पर सॉरी लिख लेना, आवेश, ठीक है, आवेश को प्रवाहित करने में कुछ ऊर्जा व्यय होती है, इसे ही क्या कहा जाता है, विद्युत वाहक बल कहते हैं। या किसी बंद परिपथ में एकांक आवेश, या किसी बंद परिपथ में एकांक आवेश को उस पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है उसको ही हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। पहली ये तो डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस पूछेगा तो आपको ऐसे सेम एज इट इज डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। और डेफिनेशन से ना पूछे, और इसका कारण रीजन क्या है, यह बंद परिपथ में होता है, यह बंद परिपथ में होता है, यह खुले परिपथ में होता है, खुले परिपथ में होता है, ठीक है। अब देखो परिपथ बंद और खुला हम बार बार कह रहे हैं, बंद परिपथ, खुला परिपथ, किस प्रकार से सर्किट जो है वो ओपन होती है, किस प्रकार से क्लोज्ड होती है। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सर्किट कब ओपन होती है, कब क्लोज्ड होती है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट बनाते हैं,
सर्किट या एक कोई डिवाइस है मान लो, जिसमें हम बल्ब लगा देते हैं। कुछ इस प्रकार का, ठीक है। एक यहाँ पर हम कुंजी लगा देते हैं, एक हम यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये परिपथ अभी क्या है, बैटरी से तो हमने जोड़ दिया है, ठीक है, लेकिन स्विच को ऑफ किया है। स्विच क्या है, ऑफ है। और जब ये स्विच ऑफ है तो ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही स्विच को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, बल्ब क्या होता है, ग्लो कर जाता है, जलने लगता है, बल्ब ग्लो कर गया। और जब ये बल्ब ग्लो कर गया, ठीक है, जैसे ही ये बल्ब ग्लो किया, मान लीजिए सपोज कीजिए ये सर्किट आपका क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये परिपथ आपका क्या हुआ, बंद परिपथ कहलाएगा, क्लोज्ड सर्किट कहलाएगी, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्लोज्ड सर्किट। अब क्लोज्ड सर्किट, ये सर्किट बंद कब कब होगी, इसको विभवांतर, ठीक है, इसका कुछ विभवांतर पहले से होगा, इसको कुछ इलेक्ट्रिसिटी दिया यानी कि विद्युत वाहक बल दिया गया, कुछ वोल्ट के विभवांतर से जोड़ा गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सर्किट कब कब क्लोज्ड होगी, पहला कंडीशन, ये जो विद्युत वाहक बल है, यदि किसी डिवाइस को दिया गया विद्युत वाहक बल उस डिवाइस के विभवांतर से छोटा हो, ठीक है, तो क्या होता है, वो बंद परिपथ होता है, बंद परिपथ होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि विद्युत वाहक बल, ये जो विद्युत वाहक बल दिया जा रहा है, इसको यदि क्या हो जाए, ये विभवांतर से छोटा हो जाए, तो ये सर्किट आपका क्या हो जाएगा, डिवाइस काम करना बंद कर देगा। और जब डिवाइस काम करना बंद कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, खुला परिपथ। इस परिपथ को हम क्या बोलेंगे, खुला परिपथ, ठीक है। ये परिपथ हमारा क्या कहलाएगा, खुला परिपथ कहलाएगा। तीसरी कंडीशन जो हमारी बन रही है वो क्या है, यदि विद्युत वाहक बल इस बल्ब के या इस डिवाइस के विभवांतर के बराबर हो, विद्युत वाहक बल क्या हो, इस डिवाइस के बराबर हो, फिर भी क्या होगा, ये परिपथ खुला होगा। समझ में आ रही है मेरी बात। परिपथ कब कब बंद होगा, सर्किट कब कब बंद होगी, एक कंडीशन बना रहा है कि हमेशा विद्युत वाहक बल विभवांतर से यदि बड़ा है तभी वो सर्किट क्लोज्ड होगी, अन्यथा वो ओपन सर्किट होगी। तो ये हुआ सर्किट की बात। अच्छा, इमेजिन कीजिए आपके पास एक सेल वाला टार्च, बैटरी वाली टार्च है, ठीक है, होती है कि नहीं होती है। उस बैटरी वाली टार्च में जब हम नया सेल लाते हैं तो वो क्या होता है, एक बल्ब, सपोज कीजिए ये आपकी टार्च है, इसमें एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें हमने क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया, चार्ज वाली बैटरी नहीं, ठीक है, वो सेल जो लगाते हैं उसको लगा दिया। तो ये क्या होता है, ये जलने लगती है टार्च, ठीक है, ये टार्च जलती है जब यहाँ पर एक स्विच लगा होता है, उसको ऑन करते हैं तो ये जलता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये चाहे स्विच ऑन करो या ना करो, ये नहीं जलता है, ठीक है। ऐसा कब होता है, जब इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, इस बल्ब के विभवांतर के बराबर हो जाता है, तब भी ये नहीं जलता है। दूसरी कंडीशन यही क्या हो जाता है, विभवांतर से छोटा हो जाता है, फिर नहीं जलता है। और ये जलता है कब, जब विद्युत वाहक बल विभवांतर से बड़ा होगा, ठीक है। बहुत देखो, बहुत सूक्ष्मता से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही डिटेल में ले जाकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये डिवाइस काम करेगी और कैसे जलेगा, कैसे होगा, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, हम इसकी बैटरी यानी कि इसके सेल को निकालकर किसी रेडियो में लगा देते हैं और रेडियो काम करना शुरू कर देता है। करता है कि नहीं करता है, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। जब यहाँ का सेल काम करना बंद कर दे, इसको रेडियो में लगा दो या कोई अन्य डिवाइस में लगाते हैं तो वो काम करना चालू कर देता है, क्योंकि उस डिवाइस का जो विद्युत वाहक बल होता है इसके विद्युत वाहक बल से, इसके विभवांतर से कम हुआ होगा, ठीक है।
जैसे ही, और एक ही कंडीशन होता है डिवाइस के जलने का, कि हमेशा उसका जो विद्युत वाहक बल है उस डिवाइस के विभवांतर से बड़ा होना चाहिए। तो ये हुआ डिवाइस की बातें हुई। और आगे हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट, ये विद्युत वाहक की बातें हो गई। अब देखो एक थोड़ी सी हम बातें आगे पढ़ लेते हैं। वो बातें क्या है, देखिए ध्यान से देखेंगे। धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, धारा का प्रवाह, ये प्रवाह का मतलब बहाव, फ्लो ऑफ करंट, इंग्लिश में बोलेंगे फ्लो ऑफ करंट। धारा का प्रवाह कैसे होता है इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो हम एक सर्किट लेते हैं, सर्किट बना लीजिए। कुछ इस प्रकार की हम सर्किट बनाए। एक बैटरी से हम इसको जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से भी देखिए, सर्किट में मात्र हम क्या लगाए हैं, एक बैटरी लगाए हैं। अब इसमें क्या होता है, कुछ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो वायर्स होते हैं, जो तार होते हैं, उन सभी में पहले से इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले होते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अभी इनकी कोई डायरेक्शंस नहीं है, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, कोई डायरेक्शंस इनका नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि इनको फ्लो करना है। ठीक है, इनको हमें क्या करना है, फ्लो करना है, इनका बहाव देखना है कि किस प्रकार से ये बहते हैं। मान लीजिए हमने 20 वोल्ट की बैटरी से इसको हमने कनेक्ट किया, 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, और जैसे ही हम इसको 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं, डिवाइस काम करना शुरू कर देता है, सपोज कर लेंगे, और ये करंट का बहाव होने लगता है। करंट यहाँ पर क्या है, जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं, ये क्या करता है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में ये फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, और ये धन सिरे पर जाकर न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पे जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इस धन सिरे की ओर आकर्षित होकर और यहाँ पर आकर न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सोचिए, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक वायर हैं उनमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और सारे फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस प्रकार से रनिंग करने लगते हैं, और जब रनिंग करने लगते हैं तभी हमारा इंस्ट्रूमेंट काम करता है, नहीं तो नहीं काम करता है। एक समय ऐसा आए कि ये सारे रनिंग करते करते खत्म हो जाएं, क्या ऐसा कभी संभव है, कमेंट में जरूर बताइएगा। संभव है कि नहीं है, संभव नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन बने, ठीक है, ये फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कब होगा, जब यहां से दूसरे ओर से फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको दिया जाएगा। ठीक है, यहां से क्या होगा कि जैसे वो एक सिरे से फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, वो अपने दूसरे सिरे से फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन ये वायर इसको देगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इसके पीछे से इसमें जाता रहेगा। मान लीजिए नंबर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां से आए तो 5 इलेक्ट्रॉन इसको यहां से देना पड़ेगा। तो खर्च किसका होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन या आवेश खत्म किसका होता है, बैटरी का खत्म होता है। बैटरी कहते हैं ना, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। लेकिन वायर, क्या आपने कभी सुना है कि वायर डिस्चार्ज हुआ? इसमें भी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें भी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पता नहीं है किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपने आप में इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, यानी कि सॉरी आवेश का प्रवाह होता है।
अब इसके बाद चलिए देखते हैं हम अनुगमन वेग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गई हैं। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ये ध्यानपूर्वक देखिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अनुगमन वेग एक ही बात है। हिंदी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंग्लिश में। अच्छा, हम इंग्लिश में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आगे चल के हायर एजुकेशन में सब कुछ आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मिलने वाला है, इसलिए इंग्लिश में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? किसी चालक में, किसी परिपथ में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के सतत औसत को, यानी कि उनके किसी भी चालक में, जैसे मान लीजिए हाँ, यहाँ से देखिए क्या होता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत आवेशों के बीच, दो सतत टक्करों के बीच, दो सतत टक्करों के बीच औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये अभी क्या है, मुक्त नहीं है, कोई नाभिक है, ठीक है। इस नाभिक के बाहर क्या है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये जिस डायरेक्शन में चाहे वहां पर मूव कर सकता है, लेकिन अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, वृत्तीय पथ पे गमन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, या कह सकते हो इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। VD से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है? VD से। तो VD इज इक्वल टू 0 प्लस V/2 लिख सकते हैं, या यहाँ से VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/2। यही क्या है, अनुगमन वेग है। तो अनुगमन वेग ये हुआ आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद आता है एक श्रांति काल, ठीक है, यहीं से है श्रांति काल। श्रांति काल, तो श्रांति काल क्या होता है? जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ इस प्रकार से, इनकी अभी कोई गति नहीं है। यहाँ से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस डायरेक्शन में चला, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन से लड़ा, ठीक है, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इस डायरेक्शन में आया, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों से, मुक्त इलेक्ट्रॉन से दूसरे मुक्त इलेक्ट्रॉन से टक्कर लगा, तो इस डायरेक्शन में ये मुड़ गया, यहाँ से इस डायरेक्शन में मुड़ गया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो जहाँ जहाँ पे ये मुड़ रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आता है, जैसे कभी स्क्रीन सेवर फोन वगैरह या मॉनिटर में देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, कहीं टकराते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर टकराते हैं, कुछ इस प्रकार से आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और एक दूसरे से टक्कर करने के पश्चात पुनः वापस लौटते हैं। तो जब यहाँ पे ये टकराते हैं, नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर टकराता है, तो
तो क्या होता है, कुछ समय के लिए ये विश्राम करता है, कुछ समय के लिए रेस्ट पोजीशन में जाता है, और यही रेस्ट पोजीशन क्या कहलाता है, इसका श्रांति काल कहलाता है। यानी कि दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सतत टक्करों के बीच, इसको लिख सकते हो, दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सतत टक्करों के बीच लगे समयांतराल को श्रांति काल कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है। ये हो गया हमारा श्रांति काल। और अब इस श्रांति काल के पश्चात, ठीक है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध हम देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये भी हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, I इज इक्वल टू ए इंटू ए इंटू का वी डी। यही क्या है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है, I इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू वी डी। एक बार क्लियर करते हैं। एन भी होता है, ठीक है, ये होता है एन ई ए इंटू का वी डी। अब इसको हमें प्रूफ करना है किस प्रकार से होता है, ठीक है, इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है किस प्रकार से होता है। या यहाँ से आप देख सकते हो, ये क्या है, एन इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल। वीडी क्या है, पता ही है, अनुगमन वेग। ठीक है, वीडी आपका क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग हो जाएगा। I इज इक्वल टू एन ई ए इंटू का वीडी हो जाएगा, अनुगमन वेग। इसके पश्चात हम देखेंगे, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ किस प्रकार से किया जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा। प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये हमें सर्वप्रथम देखना है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले इकाई समय में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर टी समय में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, टी समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इकाई समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, n, ठीक है, इंटू का a इंटू का वी डी, n इंटू का e इंटू का a इंटू का वी डी, यही तो होगा।
अब क्या होगा, t समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर क्या लिखेंगे, t समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, n इंटू का a इंटू का vd इंटू का t हो जाएगा। फिर यहीं से देखो, एक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित, एक इलेक्ट्रॉन प्रवाह पर, एक इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर प्रवाहित या एक इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने पर आवेश कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, N = E कर सकते हो। अब क्या है कि T समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, T समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, n इंटू E इंटू A इंटू VD इंटू का T हो जाएगा, T समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किंतु हम जानते हैं कि धारा I = क्या होता है, Q/T होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनों का आवेश यहाँ पर होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉनों का आवेश, क्यू की वैल्यू है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं क्यू की, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I = n इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी इंटू का टी, और टोटली अपान टी, टी से टी कैंसिल हो गया, और टी से टी कैंसिल हो गया तो क्या बचा, I = n इंटू ई इंटू ए इंटू का वी डी। यही क्या है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है, यही धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। इसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ओम्स लॉ। चलिए ओम्स लॉ देखते हैं क्या है। ओम का नियम, ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओम्स लॉ में हम देखते हैं, देखो यदि कोई चालक हो, कोई चालक हो, उस चालक के भौतिक अवस्था, ठीक है, चालक के भौतिक अवस्था ताप में कोई वृद्धि ना हो। ठीक है, यदि कोई चालक हो और उस चालक के भौतिक अवस्था ताप, ठीक है, में कोई वृद्धि ना हो, तो उस चालक में प्रवाहित जो धारा होती है, उस चालक को दिए गए, उन चालक के सिरों के बीच दिए गए विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ से लिख सकते हो, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, कोई परिवर्तन ना हो,
तो उस चालक के सिरों के बीच, सिरों के बीच दिया गया विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता। तो ये हो गया ओम्स लॉ की डेफिनेशंस। इसको हम लिख सकते हैं क्या, दिए गया विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, उसमें उस चालक में प्रवाहित धारा उस सिरों के बीच दिए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। तो I प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यही क्या है, ओम्स का नियम है। इसको और आगे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिया गया विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हो या V प्रोपोर्शनल टू I, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो चाहे तो ऐसे लिखिए क्योंकि समानुपाती है, समानुपाती का मतलब सेम होता है, तो दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। और R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपान I हो जाएगा, V अपान I हो जाएगा। और यही क्या है, प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ठीक है, यहाँ से कह सकते हो चालक के विभवांतर और प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ से कह सकते हो चालक के विभवांतर और धारा के अनुपात को, प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। और इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, कल हम इसका निगमन करेंगे। ठीक है, निगमन कल हम पढ़ेंगे और निगमन करने की बहुत शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि मात्र 1 से 2 मिनट में आप आराम से निगमन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। विद्यार्थियों, बच्चों, अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में भेजिएगा। बस हम आपसे इतना ही चाहते हैं। थैंक यू सो मच।